एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को कवर करते हैं। हरियाणा में जटायु प्रजनन केंद्र है, पिंजौर में है। यहाँ से गिद्धों की जो 20 विलुप्त प्रजातियां हैं, उन गिद्धों को गुजरात के जामनगर में है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सौंपा गया है। हरियाणा गिद्धों पर शोध करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा पंचकुला में एक तितर प्रजनन केंद्र भी है, ये पंचकुला के मोरनी हिल्स में है। और गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है, पंचकुला के। कुल प्रजनन केंद्र हरियाणा में 6 हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो कुरुक्षेत्र के भौर सैदान में है, और दूसरा कुरुक्षेत्र के पीपली में है काला हिरन प्रजनन केंद्र। इसके अलावा चिंकारा प्रजनन केंद्र है जो भिवानी के कैरू में है, और मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये रेवाड़ी के झाबुआ में है। देखो चिंकारा कहां पर आता है, चिंकारा प्रजनन केंद्र तो है कैरू में भिवानी के, पर अगर साथ में आ जाए चिंकारा व मोर प्रजनन केंद्र, चिंकारा व मोर ये एक ही प्रजनन केंद्र है, ये रेवाड़ी के झाबुआ में है। एक तो मगरमच्छ हो गया, काला हिरन, चिंकारा व मोर प्रजनन केंद्र रेवाड़ी के झाबुआ में। चौथा हो गया चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में। पांचवा हो गया तितर प्रजनन केंद्र, जो कहां पर है, पंचकुला के मोरनी हिल्स में, मोरनी में। और छठा हो गया गिद्ध का प्रजनन केंद्र और लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र, जो पंचकुला के पिंजौर में है। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है जो चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुखना लेक के आसपास की जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन कौन बनाता है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इको सेंसिटिव जोन डिसाइड करती है। सुखना लेक कहां पर है? चंडीगढ़ में। पंचकुला हरियाणा का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो चंडीगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर ने बनाया था। ली कार्बूजियर का बर्थ प्लेस तो हुआ था स्विट्जरलैंड में, स्विस थे ये, पर बाद में ये फ्रांस चले गए थे। तो जिस टाइम इन्होंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम फ्रांस में थे, और जन्म कहां पे हुआ था इनका? स्विट्जरलैंड में। 1950 में चंडीगढ़ बनाने का काम शुरू हुआ था, और 1960 में ये ज़्यादातर कंप्लीट हो गया था। जो मेन मेन बिल्डिंग्स थी वे बन गई थी, और 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को यूटी बना दिया था, और साथ ही पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल बन गई थी, दोनों की राजधानी। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है कि चंडीगढ़ की अभी नई मेयर बनी है, कौन बनी है? हरप्रीत कौर। रेड रूफ प्रजाति के कछुए, ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं। ये फतेहाबाद का गांव काजल हेडी है, यहां पर ये कछुए दिखाए गए हैं रेड रूफ प्रजाति के। फतेहाबाद हरियाणा की पिंक सिटी भी है। इसके अलावा यहाँ पे पुरातात्विक स्थल हैं जैसे कुनाल, बनावली, या करणकोट टीला, ये सभी फतेहाबाद में है। करणकोट टीला तो कहां पर है? फतेहाबाद में। पर करण लेक की बात आ जाए तो वो करनाल में, और अगर गौकरण तालाब आ जाए तो वो रोहतक में है। अब यमुनानगर का पॉइंट देख लो। कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है। यहां पर तितली की कितनी प्रजाति पाई गई है? 96। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो कालेसर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में दिया गया था, और ये 11,570 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और भगवान शिव को समर्पित है कालेसर नेशनल पार्क। सबसे बड़ा है ये, क्योंकि 2 ही है। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो तो 1.43 स्क्वायर किलोमीटर का है, पर यह है 11,570 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी सबसे बड़ा है कालेसर नेशनल पार्क, 2003 में बना था। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें
तो वो बना था 1991 में। पहले कौन सा बना था? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ पर ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। और यहाँ पर जो झील है सुल्तानपुर झील, उसको 1971 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा दे दिया था और उसका नाम रखा था डॉक्टर सलीम पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम कौन थे? इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस झील में काफी अप्रवासी पक्षी आते थे और जिनमें सबसे फेमस है साइबेरियन सारस। जब साइबेरिया में ज्यादा ठंड हो जाती है तो वो यहां पर आ जाते हैं। जो सुल्तानपुर झील है, इस वजह से सुल्तानपुर नेशनल पार्क को और साथ ही भिंडावास झील की वजह से भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में और एक भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में। हरियाणा में रोहतक में जू है, वहां पर शेरनी सुधा है, उसने 2 शावकों को जन्म दिया है। हरियाणा के किस जू में है शेरनी सुधा? रोहतक के जू में, रोहतक के चिड़ियाघर में। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। ट्रिक है, BRP, भिवानी, रोहतक और पीपली। पीपली कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और जो ये 2 शावक थे, इनके नाम भी रखे गए हैं। एक का नाम वीरू और एक का नाम संजू। इन दोनों शावकों के नाम है ये। इसके अलावा रोहतक के चिड़ियाघर में मार्सोसेट प्रजाति के बंदरों को लाया गया है। मार्सोसेट ये दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की प्रजाति है। कहां पर मिलती है? दक्षिण अमेरिका और ब्राजील में। ब्राजील कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में ही है। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में है, और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां पर है? झज्जर में। गुरुग्राम में जो सुखराली गांव है, वहां पर तालाब के पानी को शुद्धिकरण यानी साफ करने में सहयोग करेगा कौन? फिनलैंड का दूतावास। अप्रैल 2022 में हरियाणा ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, अमृत सरोवर मिशन। इसका उद्देश्य था जो भी तालाब है, सरोवर है या झोड़ है, उनको साफ और सुंदर बनाना। कब स्टार्ट हुई थी अमृत सरोवर? 2022 में अप्रैल। हिसार, इसको स्टील सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर जिंदल स्टेनलेस स्टील है, स्टील का काफी काम होता है। हिसार फिरोजा भी कहते हैं। तो यहां पर जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है, वहां पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगेगा। कहां पर है ये? हिसार में। हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी यहां से जो बिजली बनेगी, एनर्जी जो बनेगी, उससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा। और ये स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा ये। एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, माइक्रोबायोलॉजी कौन आते हैं इसमें? जैसे जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस, फंगस, ये सारे माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। तो इन पर जो स्टडी करता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और इन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना रखी है, AMI, एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इसका 65वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था हिसार की गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय। और यहाँ के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई। हरियाणा का विश्वविद्यालय गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी पर्यावरण क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य, इस पर मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड देगा। मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर। कौन देगा? गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, GJU, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी। हिसार में है ये। कुलपति कौन है? प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई। मौसम में बदलाव की जानकारी देने के लिए डोपलर मौसम रडार, डोपलर वेदर रडार लगाया गया है। कहां पर? हिसार में। देखो, डोपलर जो वेदर रडार, ये डोपलर इफेक्ट का यूज करता है। इसका यूज करके जो रेन ड्रॉप्स हैं, विंड है या जो हवा चल रही है, उसका डायरेक्शन, डिस्टेंस ये पता लगा लेता है और मौसम का अनुमान लगाता है इससे। डोपलर इफेक्ट क्या होता है? ये कोई फ्रीक्वेंसी यूज करता है, चाहे वो किसी वेव की हो, लाइट की हो या फिर साउंड की हो, और उससे आइडिया लगाता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो पास आ रहा है, दूर आ रहा है, स्पीड क्या है उसकी। इसी का यूज करके इस रडार में इसी डोपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आपने जो स्पीड कैमरास भी देखे होंगे, कई जगह लगे हुए हैं ना, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला, यहाँ पर, तो वे भी डोपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। कार की स्पीड उससे पता चलती है,
पास आ रही है दूर जा रही है ये पता चलता है, और वो वहीं से ही चालान काट देते हैं। अब हिसार के बारे में देख लेते हैं। हिसार में जो पुरातात्विक स्थल है वो सीसवाल, राखी गढ़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज किसने की थी इन दोनों की? सूरजभान ने। सूरजभान ने सीसवाल की तो की थी 1968 में, 1968 में, और राखी गढ़ी की 1969, 1969 में। हरियाणा सरकार ने वन से संबंधित योजना शुरू की है, उसका नाम है वन मित्र योजना। इस योजना में जो प्रदेश के युवा हैं 4 साल के लिए इनको वन मित्र बनाया जाएगा। और इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? एक तो जिनकी आय 1,80,000 से कम है, पूरे परिवार की आय, उस परिवार का एक सदस्य इसमें शामिल हो सकता है जिसकी उम्र 18 से 60 साल तक की है। और इनका काम क्या होगा? जो गैर वन भूमि है वहाँ पर ये 1,000 पौधे तक लगा सकते हैं, और इससे इनको फायदा होगा। इसके लिए इनको रुपए मिलेंगे। जो गड्ढा खोदेंगे उसके लिए प्रत्येक गड्ढे के लिए तो 20 रुपये, और प्रत्येक पौधे के लिए 30 रुपये मिलेंगे। पर ऐसे नहीं सिर्फ ये पौधे खुद ही लगा दिए या फिर नहीं लगाए तो भी बता दिए। इसके लिए इनको जियो टैगिंग करके पोर्टल पर फोटो अपलोड करना होगा। उद्देश्य क्या है? ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़े, ज़्यादा पेड़ लगे। हरियाणा में जल संसाधन प्राधिकरण, इसके आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में जो भूजल स्तर ये 72.47 फीट तक पहुंच गया है, काफ़ी नीचे चला गया है भूजल। और प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं? 142, उसमें से 88 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। डार्क जोन यानी वहां पर पानी की कमी हो गई है, काफ़ी नीचे पानी या मतलब भूजल स्तर पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने 2024 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 1.60 करोड़ पौधे। और इसके लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। 2024 में ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जो शहर है, प्रदेश के जो शहर हैं उसके आसपास हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मियावाकी वन विकसित किए जाएंगे। मियावाकी वन एक जापानी तकनीक है जिससे कम टाइम में ही एक वन एरिया काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने जो हरियाणा एरिया के जो एक्सप्रेसवे हैं इसके राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण योजना बनाई है। किसने योजना बनाई है? ये NHAI ने। कहाँ पर? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो हरियाणा के एरियाज में आते हैं, एक्सप्रेसवेज, वहाँ पर। ये एक जापानी पद्धति है। इसके जरिए कम समय में जैव विविधता यानी अलग अलग टाइप के घने वन क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। हरियाणा में पर्यावरण संकट काफ़ी बढ़ रहा है। इसके जवाब के लिए हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024, इसके विकास की पहल की है पीपल फॉर अरावलीज ग्रुप ने। इस घोषणा पत्र में जो हरियाणा के एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे एयर पोल्यूशन या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है उसके बारे में, इनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में बताया गया है। हरियाणा में अक्टूबर 2024 तक हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए CAQMS, कितने CAQMS काम कर रहे हैं? 29 CAQMS। इसका मतलब है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ये स्टेशन हवा की क्वालिटी को मापेंगे, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट, इसके तहत कब तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मलेरिया के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है हरियाणा ने। वैसे दोनों में काफ़ी मुश्किल टारगेट है, पर उम्मीद करते हैं अचीव कर लेंगे ये। और केंद्र सरकार ने जो पराली जलाते हैं उसके लिए जुर्माना दुगना कर दिया है। पहले जितना था उससे अब दुगना लगेगा। पहले 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2,500 का जुर्माना लगता था, जो अब 5,000 तक का कर दिया है। साथ ही 2 से 5 एकड़ तक की जिनकी कृषि भूमि है उनके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है, और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है अगर वे पराली जलाते हैं तो। हरियाणा का जो पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग है उसने अपील दायर करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, appeal.harenvironment.gov.in। इस वेबसाइट से कोई अपील दायर कर सकते हैं जो ये आदेश देते हैं उसके विरुद्ध। किसके अंदर ये आदेश देते हैं? कौन से कानून है?
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1974 का एक्ट है। इसके अलावा वायु के लिए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। इसके तहत जो ये आदेश पारित करते हैं उसके विरुद्ध ऑनलाइन अपील दायर कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है ये। इससे पहले 21 में आई थी, उसके बाद 23 में आई है। अब कब आएगी? 25 में इसी साल। तो अभी तक आई नहीं है, आएगी तो फिर वो भी कवर करवा देंगे। पर ये काफी इंपॉर्टेंट है 23 वाली, इसमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। भारत में फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। यहां बात हो रही है फॉरेस्ट कवर की, वन आवरण की। और अगर ट्री कवर की बात करें तो वो है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, कुल एरिया का 3.41% है। तो भारत में कुल वन और वृक्षों का कुल आवरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल कितना हो गया? 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25.17%। और स्क्रब्स यानी झाड़ीदार एरिया जो है वो 1.33% पर है। स्क्रब्स का मतलब झाड़ियां ही होती हैं। और हरियाणा की बात करें तो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर 1,614 स्क्वायर किलोमीटर है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। पर जो 2021 में आई थी ये रिपोर्ट, उसके हिसाब से उस टाइम था 1,628 स्क्वायर किलोमीटर, यानी फॉरेस्ट कवर घटा है कितना? 14 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। और ट्री कवर यानी वृक्षों का आवरण 1,693 स्क्वायर किलोमीटर है। 2021 में था ये 1,552 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। ट्री कवर बढ़ा है कितना? 141 स्क्वायर किलोमीटर। अब हरियाणा में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें, वन और वृक्षों के आवरण की, तो यह है 3,307 स्क्वायर किलोमीटर। 2021 में कितना था? 3,180 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बढ़ा है कितना? 127 स्क्वायर किलोमीटर। पर अगर फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें कम हुआ है, ट्री कवर में बढ़ा है। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो हरियाणा का 7.43% एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में आता है, वन और वृक्ष आवरण में। मैक्सिमम वन आवरण फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा है पंचकुला में और सबसे कम है पलवल में। सबसे ज्यादा पंचकुला के बाद दूसरे नंबर पर आता है यमुनानगर, तीसरे पर गुड़गांव और सबसे कम में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? पलवल, उसके बाद रोहतक। अगर परसेंटेज में बात करें तो भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां का है? पंचकुला का। और सबसे कम कहां का है? करनाल का। भारत में पिछले 2 वर्षों में देश भर में कुल वन और वृक्ष आवरण यानी टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में 1,445 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हरियाणा में यहां पर डेंस फॉरेस्ट कवर में गिरावट देखी गई है। डेंस यानी जो घने जंगल होते हैं उनकी बात हो रही है फॉरेस्ट कवर में। वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया कितना है? 27.17 स्क्वायर किलोमीटर का। 0.06% एरिया में MDF यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मध्यम घने वन 441.18 स्क्वायर किलोमीटर का है, यह आता है 1% एरिया में। और ओपन फॉरेस्ट यानी उससे भी कम घना वन है, यह है 1,145.91 स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में ये कितना हो जाता है? 2.59%। अगर टोटल की बात करें तो कितना हो गया ये? 1,614.26 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3.65%। और स्क्रब्स ये 174.38 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, कितना है ये? 0.39%। हरियाणा में 2021 में जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट में 0.83 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3% की। और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं MDF यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मध्यम घने वन, इसमें 4.2 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 1% की कमी आई है। मॉडरेटली में तो आई है कमी 1% की और वेरी डेंस फॉरेस्ट में 3% की कमी आई है। और ये दोनों एरियाज दिए हुए हैं जितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पिछली जो 2021 में रिपोर्ट आई थी उसके कंपेयर में बताया गया है।
और जो ओपन फॉरेस्ट है, खुले जंगल, उसमें बढ़ोतरी हुई है। बेशक मामूली हुई हो पर बढ़ोतरी तो हुई है। 2021 में 1130.10 वर्ग किलोमीटर था, जो 2023 में बढ़कर 1145.91 वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही स्क्रब लैंड में भी बढ़ोतरी हुई है। झाड़ीदार भूमि में 2021 में ये था 158.93 वर्ग किलोमीटर, इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है 0.36, जो 2023 में बढ़कर कितना हो गया 174.38 स्क्वायर किलोमीटर। पहले था 0.36%, अब कितना हो गया है 0.39% हो गया है। हरियाणा के 22 जिलों में से 15 जिलों में पिछले 2 साल में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। 15 में तो भाई साहब कमी हुई है वन में। सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में हुई है। कितनी गिरावट हुई है 4.28% की वन क्षेत्र में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, मेवात, 4.05% की कमी हुई है। और जबकि अंबाला में, जो अंबाला का वन क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 से 23 के बीच 4.08% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज्यादा कमी रोहतक में 4.28% की। और 2021 की तुलना में भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण, भारत के टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरियाज में 1445 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण, उसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA 1559 स्क्वायर किलोमीटर का है। हरियाणा में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज है, उसमें से 249 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, यानी आरक्षित वन में। और 1158 स्क्वायर किलोमीटर संरक्षित वन में आते हैं, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और 152 स्क्वायर किलोमीटर अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। और प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या शामिल है, हरियाणा के 2 तो नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेसर, इसके अलावा 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। देखो ये 7 क्यों है, क्योंकि जो सिरसा में थी अबूब शहर, उसको हटा दिया गया है। पहले कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी 8, पर अब सिरसा वाली हटा दी है तो कितनी हो गई 7। अभी डिटेल में नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आप जो हमारी हरियाणा की रिवीजन क्लासेज है वो उसमें देख लेना, काफी अच्छे से डिटेल में बताया गया है। हरियाणा में 500 से अधिक पक्षी प्रजाति यानी बर्ड स्पीसीज पाई जाती है। कितनी, 500 से ज्यादा। अब फॉरेस्ट सेंसस तो आता है हर साल, तो 2024 में जो आया था उसको देख लेते हैं। इस बार पहली बार ट्री सेंसस शामिल किया गया था। इसमें जो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट है, निर्दिष्ट वन, उनके बाहर के ही पेड़ों को गिना गया था। तो यहां पर कितने पेड़ हैं, 4.1 करोड़ पेड़ है, जिसमें नीम, शीशम, पीपल, बरगद, नीलगिरी, ये सामान्य प्रजातियां हैं। जो इस बार ट्री सेंसस किया था, ये जो जंगल के बाहर वृक्षों की संख्या का डाटा है ये प्रदान करता है। और इस बार वृक्षों में सबसे अधिक संख्या कहां पर है, यमुनानगर में। इसके बाद अंबाला, सिरसा, भिवानी और हिसार में पाई गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक वनों के बाहर वृक्ष यमुनानगर में मिले हैं। और फरीदाबाद में सबसे कम मिले हैं, फरीदाबाद की गिनती सबसे कम थी इसमें। और इसके बाद आते हैं कुरुक्षेत्र, पलवल, गुड़गांव और रोहतक। हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र हैं। भारत में सबसे कम वाला राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे कम वन और वृक्ष एरिया है, हरियाणा। कोई प्राउड वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक राज्य का 20% एरिया वन और वृक्ष में आए। पर हरियाणा में जो 22 जिले हैं, उनमें से 21 में 20% से कम वन और वृक्ष आवरण है। देखो कुछ जगह हो तो चल जाता है, पर ज्यादातर यानी सिर्फ एक ही है जहां पर 20% से ज्यादा है। वो कौन सा होगा, सबको पता है, पंचकुला। बाकी सब में 20% से कम वन और वृक्ष है। करनाल में सबसे कम है, कितने हैं, 1.8%। इसके साथ सबसे निचले स्थान पर है। और पंचकुला में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण है, कितना है, 47.4%, शीर्ष पर है। गुड़गांव ये 12.9% के साथ छठे स्थान पर आता है। देखो करनाल और पंचकुला ये आपको तो याद होने चाहिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा में किस जिले में वनों के बाहर सबसे ज्यादा पेड़ मिले हैं,
यमुनानगर में और सबसे कम फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार की वन नीति 2006 में आई थी और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और हरियाणा में 13 जुलाई 2024 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया था। कौन सा था ये? 75वां। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज तैयार की हैं। एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी है हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके HCS, CET सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है और इसमें हम करंट अफेयर्स टॉपिक्स और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इस 39 रुपीज़ की PDF में 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर होगा, साथ ही 2025 का करंट अफेयर जब तक कि CET प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर की PDF आपको मंथली मिलेगी। और हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन ये PDF सिर्फ 29 रुपीज़ की है और इसमें हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं टॉपिक्स और मैप के साथ। ये PDF 35 पेज की है और आप चाहो तो एक दिन में भी ये कवर कर सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट हरियाणा कवर हो जाएगा। अगर आप ये दोनों लेते हो तो इसका प्राइस है 49 रुपीज़। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906 इस पर UPI करना है और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9958049906 पर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।